हेलो फ्रेंड्स, निधि श्री एकेडमी से मैं हूं आशीष। उम्मीद करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, घर के अंदर होंगे और वैक्सीन भी लगवा चुके होंगे। अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि कोरोना से निजात पाने का एक ही तरीका है, खुद को वैक्सीनेट करवाना। खैर, आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने लास्ट टाइम सोशोलॉजी का एक लेक्चर देखा था, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग कास्ट एंड रिलीजन की तरफ आएंगे। ये आपके पेपर 2 पार्ट बी यूनिट 4 का टॉपिक है, सोशोलॉजी पोर्शन का टॉपिक है। कास्ट एंड रिलीजन, कास्ट की उत्पत्ति समझेंगे, कास्ट का फंक्शन समझेंगे, कास्ट की कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे। सिमिलरली रिलीजन, फिर सेक्ट हम लोग देखेंगे, रिलीजन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये लेक्चर, तो प्लीज़ बने रहिए। तो ज़रा संक्षेप में देख लेते हैं हम लोग 4-5 मिनट में कि वर्ण और कास्ट की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बात है लगभग 4000 साल पुरानी, जब आर्यंस इंडिया में आए। आर्यंस जो है सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे। उस समय इंडिया में ट्राइबल सोसाइटी थी, राइट। इंडिया की सोसाइटी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह थी, ये सब क्या थे? ट्राइबल सोसाइटी थी। और आर्यंस खुद एक ट्राइब थी, आर्यंस भी एक ट्राइब थी। ये लोग नॉर्डिक ट्राइब कहलाते हैं। उस टाइम इंडिया में बहुत तरीके की ट्राइब पहले से एग्जिस्ट करती थी, मेडिटेरेनियन और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और इस तरह की बहुत सारी ट्राइब इंडिया में एग्जिस्ट करती थी। आर्यंस आ गए बाहर से, अपने साथ घोड़ा गाड़ी लेकर आए। इंडियंस जो है उन्होंने कभी घोड़े देखे ही नहीं थे, और आर्यंस वेयर स्विफ्ट राइडर्स। तो उन्होंने एग्जिस्टिंग कल्चर को नेस्ते नाबूद कर दिया, ठीक है। तो सोसाइटी जो है, जब आर्यंस जो है बस रहे थे, जब नए नए आए थे इंडिया में, तो उनकी सोसाइटी क्या थी? इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब ये होता है कि आप जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं, यानी कि जितना प्रोडक्शन है उतना ही कंजम्पशन है। आपने कुछ उगाया और खा लिया, बस यही है इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन सोसाइटी से क्या हुआ, धीरे धीरे जब प्रोडक्शन बढ़ने लगा, आयरन का आविष्कार हो चुका था, बहुत सारे जंगलों की कटाई हो गई थी, बहुत सारी ज़मीन जो है एग्रीकल्चर के अंडर आ रही थी, तो इगैलिटेरियन सोसाइटी से आगे बढ़े प्रोडक्शन सरप्लस की तरफ। प्रोडक्शन सरप्लस मतलब पैदावार ज़्यादा और खाने वाले कम। तो लोगों के दिमाग में आया कि ये जो प्रोडक्शन सरप्लस है, ये जो एक्स्ट्रा पैदावार हो रही है, उसको अगर कोई कंट्रोल कर ले तो उसकी सोसाइटी में धाक जम जाएगी, ठीक है। प्रोडक्शन सरप्लस यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर किसी ने हाथ मार लिया तो फिर वही सोसाइटी में किंग है। तो अब सवाल उठता है कि हाउ टू कंट्रोल सरप्लस एंड हु विल कंट्रोल सरप्लस। सरप्लस कौन कौन कंट्रोल करेगा? तो सरप्लस कंट्रोल करने का जो मुद्दा है वो जन्म देता है वर्ण सिस्टम को। वर्ण सिस्टम, सोसाइटी को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेबर, ठीक है। और वर्ण सिस्टम की बात हम लोग पुरुष सूक्त में सुनते हैं। पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद का 10th मंडल में लिखा हुआ ये सूक्त है, जिसने वर्ण की बात की है। और हमें पता है कि पहला और 10वां मंडल जो है ऋग्वेद का, वो काफ़ी लेट लिखा गया है, यानी ये लेटर वैदिक पीरियड का हिस्सा है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, सोसाइटी तो थी ही, भले ही ट्राइबल सोसाइटी थी, यज्ञ भी होते थे, और यज्ञ को चैनल माना जाता था बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड। यज्ञ वॉज कंसिडर्ड एज अ चैनल बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड, एंड प्रीस्टली क्लासेस और ब्राह्मण्स न्यू द रिचुअल ऑफ यज्ञ। तो ब्राह्मण्स को पता था यज्ञ कराने का तरीका। तो जो भगवान से आपका सीधा संपर्क जोड़ रहा है वही सबसे ऊंचा हुआ सोसाइटी में। तो और ऐसा बोला जाता था कि जो यज्ञ परफॉर्म करवा रहा है उसको कहते हैं ब्राह्मण। जिसके लिए यज्ञ हो रहा है, जिसके लिए हो रहा है, वो है क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब जो उस समय ट्राइबल सोसाइटी का हेड होता था, जो अपनी ट्राइब को प्रोटेक्ट करता था, जिसका प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइब जिसका जिम्मेदारी थी, ठीक है। यज्ञ में जो आहुति डाली जा रही है, जैसे अनाज वगैरह जो भी डाला जा रहा है यज्ञ में, उसको कौन उगा रहा है? तो अनाज वगैरह उगाने का काम या आहुति को प्रोड्यूस करने का काम जिसका है वो है वैश्य, और तीनों वर्णों की सेवा करने की जिम्मेदारी शूद्र की है, ठीक है। अब इसमें भी आता है कि ये शूद्र है कौन। तो इसके लिए बहुत सारी थ्योरी हैं, ठीक है, बहुत सारी थ्योरी। इनफैक्ट एक बुक भी है, द ओरिजिन ऑफ शूद्राज बाई RS शर्मा। तो इसकी बहुत सारी थ्योरी हैं। तो सारी थ्योरीज को अगर मिला दीजिए तो ये शूद्र कौन थे? ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। आर्य आए और इंडिजिनियस ट्राइब से लड़ झगड़ के उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, और इंडिजिनियस ट्राइब को अपना बंदी भी बना लिया जब उन्हें वॉर में हरा दिया। तो वो कहलाए शूद्र।
यानी कि प्री आर्यन ट्राइब। इसके अलावा शूद्रों में वो भी आते थे आर्यंस विथ पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, कुछ ऐसे आर्य जिनकी आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब हो गई और उन्हें लगा कि यार जीवन यापन करने के लिए अब तीनों वर्णों की सेवा ही करना ही ठीक रहेगा, कम से कम कुछ पैसा तो मिलेगा। ठीक है, तो ये लोग कहलाए शूद्र, और बाकी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आप लोग समझ गए। तो इस तरीके से सोसाइटी जो है डिवाइड हुई ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ठीक है, तो ये थी वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था जो है टोटली ऑक्यूपेशन पर बेस्ड थी कि आप क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, इस पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था। आप कहाँ पैदा हो रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं था, आप समाज में क्या कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो सोशल मोबिलिटी काफ़ी हाई थी, सिस्टम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था। और ये देखा गया है कि बहुत सारे क्षत्रिय जो है अपने कर्म के आधार पर ब्राह्मण बने, बहुत सारे ब्राह्मण क्षत्रिय बने, बहुत सारे शूद्र वैश्य बने, बहुत सारे वैश्य जो है क्षत्रिय बने। और ये कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे गए हैं, जैसे जो भृगु ऋषि थे, ही वॉज ब्राह्मण बाय बर्थ एंड क्षत्रिय बाय वर्ण। सिमिलरली ऋषि विश्वामित्र, ही वॉज क्षत्रिय बाय बर्थ एंड ब्राह्मण बाय वर्ण। ठीक है, तो इस तरीके की भी चीज़ें हमें मिली। अच्छा, 6th सेंचुरी BC तक आते आते क्या हुआ है, जो गौतम बुद्ध वाला जो पूरा एरा था, वहाँ तक आते आते क्या हुआ कि स्मृतियाँ बहुत प्रचलित हो गई। और स्मृति राइटर्स, जो प्रोमिनेंट स्मृति राइटर्स थे, अपस्तंभ, बौधायन, वशिष्ठ और गौतम, इन्होंने वर्ण सिस्टम को बर्थ के साथ लिंक कर दिया कि आप जहाँ पैदा होगे वही आपका वर्ण होगा। तो अब जो है वर्ण सिस्टम में रिजिडिटी आ रही थी। ओवर द टाइम ये सिस्टम रिजिड होता जा रहा था, और जब ये सिस्टम रिजिड हुआ तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लिखे गए कि आपको किससे शादी करना चाहिए, किसके साथ आपको खाना खाना है। ठीक है, इंटर डाइनिंग और इंटर मैरिज के रूल्स आ गए, किसके साथ आपको सोशलाइज करना है, ये सारे रूल्स लिखे गए। और वर्ण व्यवस्था क्या हो गई, रिजिड हो गई। अब जब कोई रूल्स बनते हैं तो उन रूल्स को तोड़ा भी जाता है, और जब ये रूल्स टूटते गए तो एक ही वर्ण में बहुत सारी जातियाँ उत्पन्न होने लगी। मतलब वर्ण एक ही है ब्राह्मण, लेकिन जाति कई सारी आ गई। ठीक है, तो ये अब आगे हुआ, देखते हैं कैसे हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सिस्टम है वो पूरा रिजिडिटी की तरफ जा रहा था, और जब भी सिस्टम बहुत रिजिड हो जाता है उसके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सोसाइटी को या किसी भी समाज को हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, एक नई चीज़ निकल के आई, कंसेप्ट ऑफ वर्ण संकर। वर्ण संकर मतलब ये होता है कि व्हेन अ मैन ऑफ लोअर वर्ण मैरिड टू अ वुमेन ऑफ हायर वर्ण। फॉर एग्जांपल, एक पुरुष है जो क्षत्रिय है, उसने एक ब्राह्मण कन्या से शादी कर ली। अब उनकी जो संतान पैदा होगी उसको आप किस वर्ण में रखेंगे, ना उनको ब्राह्मण कहा जाएगा ना उनको क्षत्रिय कहा जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए जो क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण कन्या के मेल से जन्म लिए हैं, उनको बाद में कहा जाने लगा खत्री। और खत्री क्या हुई, कास्ट। एसिमिलेशन ऑफ फॉरेन कल्चर, बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स हमारे देश आए, हूण, शाक, कुषाण, इंडो पार्थियन, ठीक है, इंडो ग्रीक, ये सब लोग आए और ये इंडिया में ही एसिमिलेट हो गए। अब ये तो आए तो थे बाहर से, इनको किस वर्ण में रखा जाए, इनको क्षत्रिय वर्ण में रखा गया। क्यों? क्योंकि वॉरियर क्लास थे। शुरुआत में इनको द्वितीय श्रेणी क्षत्रिय बोला गया। अब इंडिया के तो थे नहीं तो इनको क्षत्रिय कैसे बोला जाए, तो द्वितीय श्रेणी क्षत्रिय। बाद में ये अपने अपने कास्ट में विभाजित हो गए, थे क्षत्रिय ही, लेकिन ये पर्टिकुलर हूण हैं, ये पार्थियन हैं, ये साक हैं, ये कुषाण हैं, ऐसा। बाद में इन्हीं लोगों ने ढेर सारे प्रतिलोम विवाह किए, अलग अलग वर्ण की महिलाओं से शादी की। अब फिर उनके बच्चे भी हो गए, अब इनको किस में डाला जाए। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो वर्ण के ही सब डिवीज़न होते चले जा रहे हैं, हर वर्ण के अपने सब डिवीज़न हैं, और इस हिसाब से कास्ट उत्पन्न होती जा रही थी कि यार अब इनका कुछ नया नाम दिया जाए। उसके बाद चौथा पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिल्ड एंड श्रेणीज इनटू कास्ट। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन आता गया ना, जैसे जैसे शहरों का विकास हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स का विकास हुआ। कुछ लोग रथकार थे, कुछ लोग जो है ताम्रकार थे, कुछ लोग चम्रकार थे, चमड़े का काम करने वाले। इन सब ने अपनी जाति बना ली, और इन सब की हुआ करती थी जाति पंचायत, जो इनको एक्सप्लॉइटेशन से भी बचाती थी, और इनका मुद्दा जो है स्टेट के सामने यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के सामने भी रखती थी। तो जाति का एक ये कारण भी तो है कि जाति आपको प्रोटेक्ट भी करती है किसी तरीके के एक्सप्लॉइटेशन से, या आपकी आवाज़ उठाती है। तो बहुत सारे उस समय जो प्रोफेशनल कास्ट थे
गिल्ड एंड श्रेणीज, ये लोग अपनी अपनी जाति में कन्वर्ट हो गए। इन्होंने अपनी जाति बना ली, भाई स्वर्णकार, ये ताम्रकार, ये लोहे का काम करते हैं, ये बढ़ई हैं, ये लकड़ी का काम करते हैं। इस हिसाब से अपनी अपनी जाति, खुद की जाति बना ली भाई। बाद में क्या हुआ, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रीजनलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, स्पेशली पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट कुषाण पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड रीजनलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स देखा गया। और इस रीजनलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स को समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो बताते हैं कैसे। पोस्ट गुप्ता पीरियड क्या हुआ, फ्यूडलिज्म काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका था, सामंतवाद, और ट्रेड एंड कॉमर्स जो है डिक्लाइन हो रहा था। ठीक है, फ्यूडलिज्म काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका था, पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो चुका था। फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब ये होता है कि हर परगना, हर सरकार, हर सूबा में अपने अपने एक ये सामंत होते थे जो टैक्स इम्पोज करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक मालवा का व्यापारी हूँ और बेहद अमीर व्यापारी हूँ, मालवा रीजन में रहता हूँ। मुझे अपना सामान जो है वो बेचना है कहाँ पर, बुंदेलखंड में। ठीक है, बहुत सारे टैक्स लगेंगे, तो इससे बेहतर, और मेरा सामान बहुत महंगा हो जाएगा, तो इससे बेहतर ये है कि मैं जहाँ पे प्रोड्यूस करूँ वहीं पे बेच दूँ। मतलब मालवा पे मैंने सामान उगाया, मालवा में ही बेच देता हूँ। ठीक है, इसको कहा गया रीजनलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब क्या हुआ, सारे रीजन एक बराबर तो प्रॉस्परस थे नहीं, तो लोगों के बीच में जो संपर्क था वो भी टूटता चला गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं नगर ब्राह्मण हूँ तो मैं ग्रामीण ब्राह्मण से शादी नहीं करूँगा क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सरयू पारी ब्राह्मण, मैं जमुना पारी से शादी नहीं करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कानकुब्ज ब्राह्मण। तो उसी एक ही वर्ण में बहुत सारी कास्ट निकल कर सामने आने लगी। अब कोई ख़ास इंटरेक्शन था नहीं मालवा और बुंदेलखंड के बीच में, या आप एक रीजन से दूसरे रीजन के बीच में अब कोई ख़ास संपर्क नहीं था। किसी तरीके का सोशलाइजेशन बहुत कम हो चुका था। ठीक है, बिकॉज ऑफ रीजनलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जहाँ उगाओ वहीं बेच दो, तो जो संपर्क हमारा स्थापित हो रहा है उसी पर्टिकुलर रीजन में ही हो रहा है। इसलिए नगर ब्राह्मण, सरयू पारी, जमुना पारी, गंगा पारी, कानकुब्ज, एक ही वर्ण में बहुत सारे कास्ट उभरते चले आए। सिमिलरली क्षत्रियों में भी, सिमिलरली वैश्यों में भी, सिमिलरली शूद्रों में भी। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हुआ कास्ट के पैदा होने का। ठीक है, ढेर सारी कास्ट निकल कर सामने आई पोस्ट गुप्ता पीरियड खासकर। तो जो वर्ण व्यवस्था बिल्कुल सिंपल थी कि यार जो आपका ऑक्यूपेशन है वही आपका वर्ण हो गया। अब कास्ट सिस्टम उतना ही कॉम्प्लेक्स हो गया, कास्ट सिस्टम बेहद कॉम्प्लेक्स हो गया। और इस तरह से ओवर द ईयर्स हमारे पास आज की डेट में 3000 से ज़्यादा कास्ट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कास्ट वर्ण से निकली। ये अब आप समझ रहे होंगे कि कास्ट पैदा कहाँ से हुई। 1990 में मंडल कमीशन आया था, आप लोगों ने नाम सुना होगा। मंडल कमीशन ने बताया कि इंडिया में 3248 कास्ट हैं। तो जो चीज़ 4 वर्णों से चालू हुई वो आज की डेट में 3-3.5 के आसपास है। इस तरीके से कास्ट सिस्टम बना। बहुत सारे रूल्स थे, वो रूल्स ब्रेक होते गए। एक वर्ण के ही अंदर बहुत सारे सब डिविजन्स होते चले गए, और इस तरह से धीरे धीरे ट्रेड व्यवस्था, इकोनॉमी, पॉलिटी और फॉरेन इन्वेजन, ये सब जो है रीजन बना कास्ट के डेवलप होने का। तो कास्ट इस तरह से अस्तित्व में आई। अब कास्ट होती क्या है, कास्ट को डिफाइन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो कास्ट कैन बी डिफाइंड एज हेरिडिटरी एंडोगेमस ग्रुप having common name, common culture, common traditional occupation, relatively rigid in matters of mobility and forming a single homogeneous community। तो ये जो कास्ट की जो डेफिनेशन है एज पर सोशोलॉजी, ये है कि हेरिडिटरी एंडोगेमस ग्रुप है। एंडोगेमस मतलब आप कास्ट से बाहर शादी नहीं कर सकते। हेरिडिटरी मतलब जिस कास्ट में आप पैदा हुए आपके बच्चे भी उसी कास्ट के कहलाएंगे। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते। जिस कास्ट के आप एक बार हो गए, जीवन भर, जीवन पर्यंत उसी कास्ट में आप रहोगे। कॉमन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, फॉर्मिंग अ सिंगल होमोजेनस कम्युनिटी। किसी भी कास्ट को अगर आप देखें तो उस कास्ट के अंदर जो पूरा माहौल होगा वो साधारणतया होमोजेनस होगा। वो एक अलग बात है कि जो सोसाइटी है हमारी वो हेट्रोजेनस है। ठीक है, कास्ट के फीचर्स क्या हैं? सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, इसमें कुछ समझने लायक नहीं है, जो लिखा है बस वही है। सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी मतलब सोसाइटी में बहुत सारे सेगमेंट्स बने हुए और हर सेगमेंट एक कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सोसाइटी एज सच एक
हाईली हेट्रोजेनस ग्रुप है, और हर सेगमेंट जो कि कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो होमोजेनस ग्रुप है। कास्ट हमें और क्या प्रदान करता है? कास्ट हमें सोशल ग्रुप फॉर्म करने की इजाज़त देता है, जहाँ पे हम सोशलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल खान पान और विवाह, वाइन डाइन एंड मैरिज की संभावनाएं देता है हमें कास्ट। क्या आप लोग सहभोज करिए, सहपान कीजिए और विवाह कीजिए, ठीक है। तो ये है सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। दूसरा फीचर क्या हो सकता है? हायरार्की। हायरार्की मतलब होता है पदक्रम, या आप साधारण भाषा में समझ जाइए तो ऊंच नीच। तो अकॉर्डिंग टू लुई डुमोंट एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। कास्ट टीचेज अस फंडामेंटल सोशल प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। ये जो हायरार्की है ना, ये जो पदक्रम है, ये जो ऊंच नीच वाली भावना है, ये कास्ट सिस्टम में इम्प्लिसिट है। कास्ट सिस्टम का मतलब ही हायरार्की है, तभी तो स्ट्रेटिफिकेशन संभव है। एट द टॉप ऑफ दिस हायरार्की इज द ब्राह्मण कास्ट एंड एट द बॉटम इज अनटचेबल कास्ट। इन बिटवीन आर द इंटरमीडिएट कास्ट, द रिलेटिव पोजिशन ऑफ विच आर नॉट ऑलवेज क्लियर। इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है भाई, हायरार्की सिस्टम है, सबसे ऊपर ब्राह्मण है, सबसे नीचे जो है शूद्र हैं। और ये सिस्टम ऐसा है, मतलब अगर कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड तरीके से किसी सोसाइटी में फॉलो हो रहा है, मतलब उस सोसाइटी में सोशल जस्टिस तो नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो यहाँ पे इक्वालिटी दिख रही है, ना ही किसी तरीके की फ्रेटर्निटी दिख रही है हम लोग को। तीसरा है एंडोगैमी। एंडोगैमी के बारे में बात कर चुके हैं। एंडोगैमी मतलब एक ही कास्ट में शादी करना, अपनी ही कास्ट में शादी करना। और कास्ट भी सब डिवाइडेड हैं गोत्र में। वर्ण में बहुत सारे कास्ट आ गए, वर्ण की वजह से बहुत सारे कास्ट हो गए। जब वर्ण में अपना आंतरिक डिवीजन होता गया, कास्ट का भी अपना आंतरिक डिवीजन है। गोत्र, सह गोत्र शादी नहीं हो सकती, एक ही गोत्र में शादी नहीं होती, अलग अलग गोत्र में शादी होती है, लेकिन कास्ट सेम रहती है। यही इस पूरी कहानी का मतलब है। एंडोगैमी इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्ट, दैट इज द मेंबर ऑफ कास्ट और सब कास्ट शुड मैरी विद देयर ओन कास्ट और सब कास्ट, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ वन गोत्र आर बिलीव टू बी द सक्सेसर ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर एंड हेंस प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज विद इन द सेम गोत्र, ठीक है। मतलब एक ये भावना है, ये मिथ है कि भाई कॉमन एंसेस्टर हैं। अगर हमारे और आपका एक ही गोत्र है, इसका मतलब हमारे एंसेस्टर सेम है। ये एक मिथ है। अब इसमें सच्चाई कितनी है इसमें आप मत पढ़िए। फिर आगे आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। द हायर कास्ट क्लेम टू हैव रिचुअल, स्पिरिचुअल एंड रेशियल प्योरिटी विच दे मेंटेन बाय कीपिंग द लोअर कास्ट अवे थ्रू द नोशन ऑफ पॉल्यूशन। ये कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन जो है ना, ये कास्टिज्म को, ये कास्ट, इंडिया के कास्ट सिस्टम को दुनिया भर से अलग बनाती है। पहली चीज़ ये है, ये थोड़ा समझने वाली बात है। पहली चीज़ ये है कि जो इंडिया का कास्ट सिस्टम है वो इकोनॉमी या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक वजह से नहीं है, ये रिलीजन ही सैंक्शन कर रहा है कास्ट सिस्टम। आप समझे? बाकी जगह अन्य देशों में जो कास्ट सिस्टम है वहाँ पे भी नीचे सर्फ हैं और ऊपर जो है ड्यूक हैं, और बहुत से तरीके के डिवीज़न हैं वहाँ पे भी। पहले भी होते थे फ्रांस में और यूके वगैरह में, लेकिन वो ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्टेटस था। ये अगर आप ज़्यादा तरीके से इसको समझिए तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लास था ये डिवीज़न। यहाँ पे तो डिवीज़न दूसरा ही है, यहाँ पे तो रिलीजन सैंक्शन कर रहा है कास्ट सिस्टम को। और यहाँ पे कंसेप्ट है प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। तो अगर कोई इंसान लोअर कास्ट का भी है और वो कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी फेम कमा ले, लेकिन वो प्योर तो नहीं हो सकता ना इस कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक है। मतलब वो हायरार्की में ऊपर नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं है कि एक वैश्य जो है वो ब्राह्मण के बराबर या क्षत्रिय के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कास्ट सिस्टम। ऑलराइट। फिर हेरिडिटरी स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन। मेगास्थनीज द ग्रीक ट्रेवलर टू इंडिया इन 300 BC मेंशंस हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन एज वन ऑफ द 2 फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, द अदर बीइंग एंडोगेमी। मेगास्थनीज ने भी इंडिया के कास्ट सिस्टम को ऑब्जर्व किया और बताया कि कास्ट सिस्टम के पास 2 फीचर हैं। एक तो एंडोगेमी है, अपनी कास्ट में ही शादी होती है, और दूसरा हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन है कि पिता जो काम कर रहे हैं वही बच्चा भी वही काम करेगा। पिताजी पंडित हैं, बच्चा भी मंदिर में बैठ गया, उसका बच्चा भी मंदिर में बैठ गया। मतलब आप दूसरा ऑक्यूपेशन तो ले ही नहीं सकते ना। तो कास्ट सिस्टम में ये भी तो रिजिडिटी है कि आप कोई दूसरा ऑक्यूपेशन अख्तियार नहीं कर सकते हैं अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के हैं तो। फिर आता है जाति पंचायत। हर जाति की अपना एक संगठन होता है। आप किसी भी गांव में जाके देखेंगे तो आपको जाति पंचायत मिल जाएगी। हर कास्ट की अपनी अलग अलग पंचायत रहेगी। इनका मेन मकसद ये है कि उस पर्टिकुलर जाति की हिफाजत करना। कोई अगर ऐसे कोई इशू आ रहे हैं
कोई ऐसा बोन ऑफ कंटेंशन है तो उसको रिजॉल्व कर देना। प्लस ये जो जाति पंचायत होती हैं ये आईपीसी या सीआरपीसी से गवर्न नहीं होती हैं, इनके अपने कन्वेंशन हैं कि आपने कास्ट से बाहर शादी की तो गांव से निकाल देंगे, किसी हायर कास्ट लड़की ने छोटे कास्ट के लड़के से शादी कर ली, ऑनर किलिंग कर देते हैं भाई। और ये आपको खाप पंचायत के रूप में और अलग अलग नामों के रूप में आपको हर विलेज में दिख जाएगी। इसको कहते हैं जाति पंचायत। ठीक है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक ही है। फिर उसके बाद कास्ट के फीचर क्या क्या हैं, तो ये इट प्रोवाइड्स सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल रिकॉग्निशन टू इंडिविजुअल। इट इज़ द इंडिविजुअल्स कास्ट दैट कैनलाइजेज हिज चॉइस इन मैरिज। मतलब इसका मेन मकसद ये है कि भाई कास्ट सिस्टम का सोसाइटी में क्या फ़ायदा है, क्या काम करता है कास्ट सिस्टम सोसाइटी के अंदर, या आप इसको मान लीजिए फंक्शन क्या है कास्ट सिस्टम के। तो एक तो ये सोशल सिक्योरिटी देता है और किसी भी इंडिविजुअल को सोशल रिकॉग्निशन देता है। आज की डेट में हालांकि ये दुख की बात है, लेकिन आज की डेट में कास्ट लोगों की आइडेंटिटी बन चुकी है। तो इट इज़ द इंडिविजुअल कास्ट दैट कैनलाइजेज हिज चॉइस इन मैरिज, प्लस शादी के लिए सहायक होता है कास्ट। दूसरा है एक्ट्स एज अ चैनल फॉर ट्रांसमिटिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड स्किल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मैक्सिमम क्या होता है कि अगर आप अपने दादा परदादा के का ऑक्यूपेशन देखेंगे ना, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्राह्मण है, वो 2 पीढ़ी पीछे चला जाए, अपने दादाजी परदादा, सबके दादा परदादा या उससे पहले सब कहीं ना कहीं ये हवन और ये पंडिताई वाला काम कर रहे होंगे। तो देखा जाए तो एक समान ऑक्यूपेशन तो रहता ही था ना। एक टाइम पे ब्राह्मण एक अलग काम करते थे, क्षत्रिय वही काम करते थे जो एक क्षत्रिय करता था, फिर वैश्य सिर्फ बिजनेस का काम करते थे, ठीक है, शूद्र सिर्फ सेवा के काम करते थे। तो अगर कोई आपके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र करने का काम भी करता है कास्ट। ठीक है, अगर आज की डेट में सारे ब्राह्मण बिजनेस करने लगेंगे तो फिर पूजा पाठ कौन कराएगा, इसका ये अर्थ है। तीसरा पॉइंट ये है कि कास्ट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन बाई टीचिंग इंडिविजुअल द कल्चर एंड ट्रेडिशन वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ देयर सोसाइटी। कास्ट जो है एक सोशलाइजेशन का सबसे बड़ा तरीका है इंडिया के अंदर। अगर आप आउट कास्ट हैं, खुद सोच के देखें, तो आपको सोशलाइज करने में बहुत दिक्कत होगी। आप किससे शादी करेंगे, किसके साथ खाना खाएंगे, किसके साथ घूमेंगे फिरेंगे, आपकी आइडेंटिटी क्या रह जाएगी। कास्ट एक्टेड एज अ ट्रेड यूनियन एंड प्रोटेक्टेड इट्स मेंबर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। कास्ट जो है वो ट्रेड यूनियन का भी काम करती है, किसी भी तरीके के एक्सप्लॉयटेशन से भी बचाती है। बिल्कुल सही बात है। और पांचवा क्या हो सकता है, कास्ट सिस्टम इज़ अ वेस्टीज ऑफ इंडियन कल्चर दैट हैज़ बीन पासिंग ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कास्ट सिस्टम जो है इंडियन कल्चर को अभी तो रिफ्लेक्शन है। तो अगर हम लोग कास्ट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, आदिकाल से फॉलो करते आ रहे हैं, तो मतलब हमारा कल्चर अभी भी बचा हुआ है। ये कल्चर ही तो है जो ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू मॉडर्न टाइम। तो कास्ट सिस्टम जो है हमारे कल्चर का भी प्रतिबिंब है, इसका ये अर्थ है। तो कास्ट का फंक्शन कुछ नहीं है सोसाइटी में। तो 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताई दिए। कास्ट का काम है आपको सोशल आइडेंटिटी देना, सोशलाइजेशन का प्रोसेस, कोई ट्रेडिशनल स्किल है तो उसको पास करना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये मुख्यतः कास्ट का काम है सोसाइटी के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे अलग भी काम है जो सोसाइटी को डिसइंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, आपस में वैमनस्यता फैलाना, फ्रेटर्निटी को कम करना, ये सारी चीज़ें हैं कास्ट के अंदर। ठीक है, फिर कास्ट के पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी हैं कि पॉलिटिक्स में कैसे कास्ट यूज़ होती है। फिर कास्ट के इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशन है कि कास्ट जो है एग्जैक्टली डिवीजन ऑफ लेबर नहीं कर रही, डिवीजन ऑफ लेबरर कर रही है। ऑलराइट, कास्ट जो है आपको रोकती है अगर आपके पास कोई और टैलेंट है। अगर आप ब्राह्मण हैं और बहुत अच्छा आपका बिजनेस में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपको बिजनेस करने से रोकता है कास्ट। तो इसके तो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ढेर सारे हैं कास्ट सिस्टम के। बट ये जो है आपके सोशोलॉजी का पार्ट नहीं है। आपको सोशोलॉजी के हिसाब से अपना आंसर लिखना है और समझना है कास्ट सिस्टम को। जब पॉलिटिक्स में देखना पड़ेगा कास्ट सिस्टम को तो उसमें देखेंगे, इकोनॉमिक्स में देखना होगा तो हम उसमें देखेंगे। हालांकि कास्ट आइडेंटिटी इन पॉलिटिक्स पे अनर्ग सर ने बहुत अच्छा लेक्चर बनाया है, तो वो लेक्चर भी आप देख सकते हैं अगर आपको और गहराई से जानना है तो। बहरहाल आगे चलते हैं, सोशोलॉजी पोर्शन में ही हम लोग स्टिक रहते हैं। हालांकि अब आगे देखते हैं हम लोग रिलीजन क्या है, रिचुअल्स क्या है और सेक्ट क्या होते हैं। ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। रिलीजन भी दिया है, रिचुअल्स भी दिए हैं, और सेक्ट क्या होता है और इनका काम क्या है सोसाइटी के अंदर, तो इस बारे में भी हम लोग चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि रिलीजन जो है, धर्म है,
वो फॉर्म कैसे होता है। तो लास्ट लेक्चर में भी हम लोग ने देखा, जो सोशोलॉजी का पहला लेक्चर था, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, तो उसमें हम लोग ने जाना है कि कल्चर जो है वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की शैली को कल्चर कहते हैं। और कल्चर जो है जब ऑर्गेनाइज हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, तो इसको कहते हैं बिलीफ। और जब बिलीफ सिस्टम जो है इवॉल्व होने लगता है तो वो रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इंडिया में ऐसा बोला जाता है कि रिलीजन जो है मठों में शुरू होते हैं, मतलब मठ, मार्ग और संप्रदाय, इस तरीके से रिलीजन आगे बढ़ता है। अब इसमें हर रिलीजन में क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे वो हिंदुइज्म का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, जो भी चीज़ें बताता है रिलीजन, कोड ऑफ कंडक्ट। इस्लाम का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको कैसे रहना है। फॉर एग्जांपल इस्लाम ये कहता है कि आपको ब्याज नहीं खाना है, मतलब ब्याज लेना गुनाह है। तो ये क्या है, इस्लाम का कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है, और इसी को कहते हैं सैक्रेड प्रैक्टिसेस। चलिए, कोड ऑफ कंडक्ट आ गया। तो जब ये कोड ऑफ कंडक्ट और बिलीफ यानी मान्यताएं ये आपस में मिलती हैं तो ये ट्रेडिशन का रूप ले लेती हैं, ट्रेडिशन। और ट्रेडिशन को अगर हमने एक्सप्रेस कर दिया है, ट्रेडिशन को एक सेरिमोनियल एक्सप्रेशन मिल गया, तो ये रिचुअल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल देके आपको समझाता हूँ कि जैसे एक ट्रेडिशन है कि हमें अपने एंसेस्टर्स यानी हमें हमेशा अपने पितरों का, जो हमारे पूर्वज हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारे बिलीफ सिस्टम से आया है। तो अब इसके लिए रिचुअल क्या होगा, इसके लिए रिचुअल है श्राद्ध, जो श्राद्ध में भोज करवाते हैं वो रिचुअल है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए जो रिलीजन से रिलेटेड है ही नहीं। दूसरा एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि 26 जनवरी ये हमारा गणतंत्र दिवस है, इस दिन हमारा संविधान लिखा गया। तो इस संविधान को, जिस दिन संविधान लिखा गया, उसको, उस दिन को सेलिब्रेट करना, ये हमारा ट्रेडिशन है। और जो हर साल 26 जनवरी की जो परेड होती है वो है रिचुअल, जो हर साल एक ही तरीके से होता है, उसको कहते हैं रिचुअल। मतलब आप एक सेरिमोनियल एक्सप्रेशन दे रहे हो, उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो, ऐसा समझ लीजिए, वो रिचुअल है। किसी ट्रेडिशन को अगर हम लोग अभिव्यक्ति दे दें तो वो रिचुअल बन जाता है। ये चीज़ें आपको समझ में आई। बाकी जो कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, क्या कार्य करना है, ये किन चीज़ों को जन्म देते हैं, ये मोरल्स एंड वैल्यूज़ को जन्म देते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये रिलीजन है। इस डायग्राम का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है वो कुछ समझने का नहीं है। समझने का बस इतना है कि कल्चर, रिचुअल, ट्रेडिशन, बिलीफ और रिलीजन ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। ऑलराइट, चलिए अब रिलीजन की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे रिलीजन की डेफिनेशन बहुत सारी हैं, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स ने भी दिया है, लेकिन जो हमारे सिलेबस के हिसाब से है वो हमें पढ़ना है। एक फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट थे, एमिल दुर्खाइम, इन्होंने रिलीजन की डेफिनेशन दी कि रिलीजन इज सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस पर्टेनिंग टू ऑब्जेक्ट्स एंड थॉट्स विच पीपल रिगार्ड एज सैक्रेड। मतलब वो बिलीफ सिस्टम प्लस ऐसी प्रैक्टिसेस जिनको सैक्रेड माना जाता है, पवित्र माना जाता है, उनको रिलीजन कहते हैं। रिलीजन का ओरिजिन कैसे हुआ, बस 4 लाइनों में देखेंगे। एक प्री सिविलाइजेशन, जब सिविलाइजेशन से पहले का एक बिलीफ सिस्टम हुआ करता था जिसको कहते थे एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब इट इज़ अ प्रोटो रिलीजन डिफाइंड एज बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड अकॉर्डिंग टू एनिमिज्म सोल एग्जिस्ट इन एवरी एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। एनिमिज्म ये मानता था कि सोल हर एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करती है। मतलब सोल जो है इंसानों में है, जानवरों में है, पेड़ में है, पत्थरों में है, मिट्टी में है, पहाड़ में है, हर जगह आत्मा है, ऐसा एनिमिज्म मानता था। कई लोग एनिमिज्म को प्रोटो रिलीजन कहते हैं, मतलब रिलीजन से पहले जो बिलीफ सिस्टम थी वो एनिमिज्म थी। ठीक है, ये शुरुआत कहाँ से हुई एनिमिज्म की, कि उस ज़माने के विचारकों ने या जो जिनके भी दिमाग में थॉट आया होगा, उन्होंने सोचा कि हम सपने क्यों देखते हैं, या सपने में जो हमको दिखता है वो क्या है। दूसरा सवाल ये था कि मरने के बाद इंसान का क्या होता है, एक जीवित इंसान और एक मृत इंसान में क्या फ़र्क होता है। तो इन लोग इस कंक्लूजन पे आए कि जीवित और मृत में फ़र्क होता है एनीमा का, वही एनीमा बाद में जाके आत्मा बन गया। तो ये जो आत्मा वाला जो पूरा केस है, आत्मा वाला जो चक्कर है, उससे बहुत सारे रिलीजन उत्पन्न हुए हैं। और दूसरी चीज़ है टोटेमिज्म। एक दूसरा बिलीफ सिस्टम था टोटेमिज्म। टोटेमिज्म को बहुत
एक्सप्लेनेशन में पढ़ा जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। तो टोटेमिज्म क्या है, हम लोग तो 2 लाइन में देखेंगे। वर्शिप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एज द प्रिमिटिव सोसाइटी बिलीव दैट प्लांट्स एंड एनिमल प्रोवाइडेड रेस्टिंग प्लेस टू द सोल ऑफ देयर एंसेस्टर। टोटेमिज्म में बहुत सारी मान्यताएं थी। टोटेमिज्म तो ये भी मानता था कि जो प्लांट और एनिमल की जो आत्माएं हैं वो हमारी महिलाओं को इम्प्रेग्नेट कर देती हैं, ये भी टोटेमिज्म में है। लेकिन इसका जो मूलभूत स्वभाव है वो ये है कि जो हमारे पितृ हैं, यानी जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी आत्माएं पेड़ में रहती हैं। ये है टोटेमिज्म का कंसेप्ट। और अगर आप ध्यान दें तो हिंदुइज़्म में टोटेमिज्म भी है और एनिमिज्म भी है। एनिमिज्म की जो आत्मा वाला पूरा कंसेप्ट है वो तो है ही हिंदुइज़्म में, टोटेमिज्म भी आता है हिंदुइज़्म में। तो ये दोनों एंशियंट बिलीफ सिस्टम थी जिससे रिलीजन का उद्भव हुआ। अब कोई रिलीजन इवॉल्व कैसे करता है, रिलीजन तो बन गया, अब ये इवॉल्व कैसे करेगा। तो इसके 4 स्टेजेस होते हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ पैटर्न ऑफ वर्शिप, दैट इज़ द कल्ट। भाई आप पूजा किसकी करेंगे। फॉर एग्जांपल हिंदू धर्म में तो ये है कि मूर्ति पूजन का प्रचलन है, ठीक है। तो किसी ना किसी की तो पूजा करेंगे ना, आप सेक्रेट प्लेस में जाके करेंगे क्या। तो इसको कहते हैं कल्ट वर्शिप, यानी पूजा की पद्धति। अब ये क्यों ज़रूरी है, हर इंसान को अपने धर्म की फ़िलॉसफी, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं पता रहते हैं। जैसे हिंदू धर्म में ही बहुत सारी फ़िलॉसफी हैं, 99% लोगों को नहीं पता है। लेकिन पूजा पद्धति का तरीका पता है, हमें किसकी पूजा करना है ये भी मालूम है। इससे होता क्या है, इससे रिलीजियस आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है। और जब रिलीजियस आइडेंटिटी आपकी स्ट्रांग होगी, इसका मतलब आपका धर्म भी स्ट्रांग होगा, रिलीजन आपका मजबूत बनता है। दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ आइडियाज़ एंड डेफिनेशन। ठीक है, अब रिलीजन है तो कुछ आइडियाज़ होंगे, कुछ आइडियल्स होंगे, ठीक है। आत्मा क्या होती है, सोल क्या होता है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल क्या है, बहुत सारी चीज़ें। डेवलपमेंट ऑफ मिथ्स एंड थियोलॉजी। अगर आप हिंदू धर्म देखें या क्रिश्चियन धर्म भी देखें तो बहुत सारे मिथ जोड़े जाते हैं। अब क्या है कि फ़िलॉसफी सबको समझ में नहीं आती, तो बहुत सारे मिथकों के माध्यम से फ़िलॉसफी को ट्रांसमिट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पंचतंत्र में जितनी भी कहानियाँ हैं वो सब फ़िलॉसफी हैं, लेकिन कहानी के माध्यम से या मिथ के माध्यम से आपको समझाई गई हैं। तो मिथ बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज से फ़िलॉसफी को अगर प्रोपागेट करोगे तो किसी को समझ नहीं आने वाला। चौथा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, भाई मठ बन गया, चर्च बन गया, ठीक है, कोई रिलीजियस प्लेस बन गया, कोई शक्तिपीठ बन गया। ये सारी चीज़ें जब बनने लगती हैं, इसका मतलब आपका जो रिलीजन है वो काफ़ी इवॉल्व हो चुका है, काफ़ी मेच्योर हो चुका है। तो ये जो 4 स्टेजेस हैं, इस तरीके से कोई रिलीजन इवॉल्व करता है। फंक्शन ऑफ रिलीजन, रिलीजन का कार्य क्या होता है किसी सोसाइटी में। रिलीजन प्रोड्यूसेस द फीलिंग ऑफ वननेस एंड सॉलिडेरिटी। रिलीजन जो है आपको एक सूत्र में बांधने का भी कार्य करता है। अगर मेरा और आपका रिलीजन सेम है तो इसका मतलब है हमारे बिलीफ सिस्टम सेम है, तो एक कॉमन ग्राउंड देता है कि जहाँ 2 लोग मिल सकें। ऑल राइट। दूसरा पॉइंट ये है कि रिलीजन इज़ कंसीडर्ड एज अ फाउंडेशनल बेस फॉर सोसाइटी। इट प्रोवाइड्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ सोसाइटी। फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम, जैसा कि लेक्चर में पहले भी बोला गया है कि कास्ट सिस्टम को हमारे रिलीजन ने ही सैंक्शन किया है, इसकी स्वीकृति रिलीजन ने ही दी है कास्ट सिस्टम की। तो किसी सोसाइटी का आंतरिक जो फंक्शन है वो रिलीजन पे डिपेंड करता है। आप कैसी भी सोसाइटी देख लीजिए, वेस्टर्न सोसाइटी देख लीजिए, बहुत कुछ सोसाइटी का पूरा जो ढांचा होता है, सोसाइटी का जो क्रियाकलाप होते हैं वो रिलीजन पे आधारित होते हैं। तीसरा है सोशल कंट्रोल। इट प्रिवेंट्स अनडिजायरेबल बिहेवियर इन सोसाइटी बाय एसोसिएटिंग इट विथ नेगेटिव स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस। सोशल कंट्रोल, रिलीजन का सबसे बड़ा काम यही है कि वो एक इंटरनल चेक देता है। आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कि पुलिस खड़ी है, इसलिए कि आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, या आप कर्म पे बिलीव करते होंगे कि लॉ ऑफ कर्मा है, जैसा करूँगा वैसा भरूंगा, शायद आप इस चीज़ पे बिलीव करते हो। और जो रिलीजन के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, किसी भी रिलीजन के जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो हमेशा अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल चेक बहुत बड़ी बात है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इट प्रोवाइड्स आंसर टू दोज क्वेश्चन विच आर नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, लाइक इनकार्नेशन, कंसेप्ट ऑफ हेवन एंड हेल एट्सेट्रा। तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब सिर्फ धर्म में छुपा है,
कि सोल होती है कि नहीं, भगवान होते हैं कि नहीं, हेवन और हेल जैसा कुछ है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रिलीजन से ही पूरी हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं रिचुअल्स पर। रिलीजन तो देख लिया, अब रिचुअल क्या है। तो रिचुअल्स आर द परफॉर्मेंस ऑफ सेरिमोनियल एक्ट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय ट्रेडिशन और बाय सैक्रेडोटल डिक्री। सैक्रेडोटल डिक्री मतलब होता है कोई ऐसा पवित्र डॉक्ट्रीन है, ठीक है, उसके वजह से या तो फिर ट्रेडिशन की वजह से। जो हमने रिलीजन के शुरुआत में ही जो बॉक्स डायग्राम देखा था, उसी से हमें पता चल गया था कि अगर ट्रेडिशन को सेरिमोनियल एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो वो रिचुअल्स में बदल जाएंगे। अब एग्जाम्पल, कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन रिचुअल्स। एग्जाम्पल कि मैं एक यज्ञ करवा रहा हूँ, उपनयन यज्ञ यानी कि जनेऊ का, तो उसके लिए एक रिचुअल स्पेस चाहिए होगा। मैं कहीं पे भी तो यज्ञ नहीं करवा सकता, उसके लिए पार्टिसिपेंट्स चाहिए होंगे जो यज्ञ करवाने के लिए, जो यज्ञ करेगा या जो यज्ञ करवाएगा, ऐसे कुछ लोग होने चाहिए। फिर कुछ रिचुअल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। और फिर चौथा है वर्बल और बॉडीली एक्शन, या तो मैं कुछ मंत्रोच्चारण करूँगा या तो मैं कोई आहुति वगैरह डालूँगा। तो रिचुअल्स के लिए ये 4 कंपोनेंट ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ रिचुअल्स। रिचुअल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे क्रिएट सोशल इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रुप एंड दे प्रोवाइड फॉर इमोशनल सॉलिडेरिटी अमंगस्ट मेंबर ऑफ ग्रुप्स। देखिए, रिलीजन से जुड़े हुए सभी चीज़ों का एक ही मतलब है। पहला, आपको रिलीजियस आइडेंटिटी दे देना। दूसरी बात यह है कि अगर आपको रिलीजियस आइडेंटिटी मिल गई तो सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी सेम रिलीजन वाले के साथ बढ़ जाएगी। इससे होगा क्या, फ्रैटर्निटी बढ़ेगी, भाईचारा बढ़ेगा, और भाईचारा बढ़ने से क्या होता है, समाज मजबूत होता है। तो रिलीजन से जुड़ी हुई सारी चीज़ों का एक ही मतलब है। इसमें भी यही लिखा है कि इमोशनल सॉलिडेरिटी अमंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ठीक है। दूसरा पॉइंट है रिचुअल बिहेवियर्स ऑल्सो रीइंफोर्सेस अ सेंस ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी अमंग्स मेंबर ऑफ अ गिवन रिलीजियस कम्युनिटी। ये मैंने बता ही दिया कि एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी आपको देगा कोई भी रिचुअल। ये बताएगा कि आप इस पर्टिकुलर धर्म के हैं। जैसे कोई इंसान है जनेऊ करवा रहा है, तो अब ये बात उसके दिल में रीइंफोर्स होगी कि हाँ, वो हिंदू रिलीजन का है, वो हिंदू धर्म का है। ये सारी चीज़ें आपको अपने ही धर्म के प्रति आस्था बढ़ाने में मदद करता है। इट रेगुलेट्स मोरल लाइफ विद इन अ ग्रुप। कोई एक ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर धर्म को मान रहा है, तो उस धर्म के अच्छे बुरे, वो धर्म क्या चीज़ सिखा रहा है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या ख़राब है, तो एक मोरल और वैल्यूज़ भी जनरेट करने का काम करेगा रिचुअल, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं सेक्ट की तरफ। सेक्ट मतलब संप्रदाय। तो सेक्ट इज़ अ स्मॉल रिलीजियस ग्रुप दैट हैज़ ब्रांच्ड ऑफ अ लार्जर एस्टैब्लिश्ड रिलीजन। अगर कोई एक रिलीजन है, उसके आप एथिक्स या प्रिंसिपल्स से, कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे, या आप उन सिद्धांतों से इत्तेफाक नहीं रखते, तो आप अपना खुद का एक संप्रदाय बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको इस तरह से समझाते हैं कि जो तृणमूल कांग्रेस है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही निकली है। तो इसका ये मतलब नहीं कि अब तृणमूल कांग्रेस जो है राइट विंग की तरफ लीन कर जाएगी, नहीं। तृणमूल कांग्रेस भी लेफ्ट लीनिंग पार्टी है या सेंट्रिस्ट पार्टी है जैसे कि कांग्रेस, बट कुछ सिद्धांत मेल नहीं खाए होंगे तो कांग्रेस से बाहर निकल गई। सिमिलरली कांग्रेस से एक पार्टी और बाहर निकली है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। तो अगर आप कांग्रेस को एक रिलीजन मान लें तो एनसीपी और तृणमूल क्या हो गए, संप्रदाय हो गए, सेक्ट हो गए। हिंदू धर्म की बात करूं तो 4 मुख्य संप्रदाय हैं। एक तो शैव है, दूसरा वैष्णव, फिर आता है शाक्त, और एक चौथा है सेक्ट स्मार्त। ये स्मार्त सेक्ट वो होता है जो स्मृतियों पे विश्वास करता है, यानी कि हर भगवान की पूजा कर रहा है। शैव, जो शैव धर्म को फॉलो करते हैं, वो ये मानते हैं कि एक ही भगवान है, वो है शिव, और मोक्ष कैसे मिलेगा जब हम शिव भक्ति करेंगे। सिमिलरली वैष्णव क्या सोचते हैं कि एक ही भगवान है, विष्णु। जो शाक्त को फॉलो करते हैं वो एक ही देवी हैं, वो है शक्ति, वही है सिर्फ, और कोई भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। ये सबकी अपनी अपनी सोच है। इसका ये मतलब नहीं कि ये लोग रिलीजन से बाहर हो गए हैं, इन्होंने अपना संप्रदाय शुरू कर लिया है हिंदू धर्म के अंदर रहते हुए। ये लोग मोक्ष पर यकीन करते हैं, लेकिन इनका रास्ता अलग है, तो इसको कहते हैं सेक्ट। अब सेक्ट्स हैव मैनी बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इन कॉमन विद द रिलीजन
बट आर डिफ्रेंशिएटेड बाय नंबर ऑफ डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस। जैसा कि बताया कि कुछ सैद्धांतिक मतभेद होने की वजह से वो लोग जिनके सिद्धांत एक जैसे थे वो लोग एक साथ आए और एक अपना संप्रदाय शुरू कर लिया। इसको कहते हैं सेक्ट। अब उनके जो बिलीव्स थे, उनके प्रैक्टिसेस थे, वो ऐसा नहीं कि रिलीजन से बिल्कुल अलग थे, बट हाँ कुछ मूलभूत अंतर थे। जैसे कि मैंने बताया कि एक ही भगवान एग्जिस्ट करते हैं, वैष्णव मानते हैं वो है विष्णु। एक ही भगवान एग्जिस्ट करते हैं, जो शैवाइट मानते हैं वो है शिव। तो ये कुछ अंतर हैं। जो सिर्फ शिव भक्ति कर रहे हैं या जो सिर्फ विष्णु भक्ति कर रहे हैं या जो सिर्फ शक्ति के उपासक हैं, तो ये डिफरेंसेस हैं सेक्ट में। हैं ये सब हिंदू धर्म के ही अम्ब्रेला के अंदर। A sect encompasses not the whole but a part of society. Attaining identity easily, it tends to provide a sense of greater self-esteem to its member and thus it derives its relevance. भाई सेक्ट बनाने का काम ही यही है कि मेरी सोच को, मेरे सिद्धांतों को रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, तो ये एक सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम तो देता ही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि जो क्रिश्चियनिटी धर्म है वो जुडाइज्म से निकला हुआ है। बहुत पहले जुडाइज्म का एक सेक्ट था क्रिश्चियनिटी। इनकी सोच कुछ अलग थी, इन्होंने एक अपना संप्रदाय बना लिया। बाद में वही रिलीजन के रूप में तब्दील हो गया जब उनकी बिलीफ सिस्टम इतनी मजबूत हो गई, उनके अपने प्रिंसिपल्स थे, अपने एथिक्स थे, अपना कोड ऑफ कंडक्ट था, अपनी स्पिरिचुअलिटी थी, अपनी फिलॉसफी थी, और सेक्ट से वो रिलीजन में तब्दील हो गए। क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूँ। ये एक जुडाइज्म का सेक्ट था। जुडाइज्म मतलब जो ज्यूज़ जो धर्म फॉलो करते हैं। तो ये है सेक्ट की पूरी कहानी। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। कई लोग जो है सेक्ट को पंथ के हिसाब से समझ लेते हैं। पंथ बिल्कुल अलग है। जैसे कबीर पंथ होता है, दादू पंथ है। ठीक है, कबीर पंथ और दादू पंथ, जितने भी पंथी होते हैं, ये गुरु और शिष्य के बीच का रिलेशन है। और जनरली जो पंथ को जो फॉलो करते हैं वो एक भगवान पर या निर्गुण उपासक होते हैं। निर्गुण उपासक जिसको कहते हैं। ठीक है, जनरली ब्रह्मचारी होते हैं, एक ऑस्टेयर लाइफ जीते हैं, सन्यासी भरा जीवन जीते हैं और अपने गुरु को फॉलो करते हैं। जैसे कबीर पंथी, उनका गुरु कौन है? कबीर। सारे कबीर पंथी अपने गुरु कबीर को फॉलो करते हैं। दादू पंथ, जो दद्दू दयाल थे, उनको फॉलो करते हैं दादू पंथी। तो सेक्ट को कंफ्यूज नहीं करना है पंथ के साथ। सेक्ट मतलब संप्रदाय। तो ठीक है, काफ़ी देख लिया हम लोगों ने, काफ़ी डिटेल में चर्चा की। तो दोस्तों ये जो लेक्चर है कास्ट, रिलीजन और सेक्ट का, वो यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग अक्सर कमेंट में पूछते रहते हैं कि क्या इतना सफिशिएंट है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर पढ़ाया गया है, बताया गया है, ये मोर देन इनफ है। आपका MPPSC का सिलेबस बहुत बड़ा है और उसमें हर चीज़ इंक्लूडेड है। तो किसी भी चीज़ की आप PhD मत कीजिए। रिलीजन, सेक्ट, कास्ट, इन चीज़ों पे किताबें लिखी गई हैं, तो आप कितना पढ़ेंगे। सोशोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें हमें पढ़नी थी वो सब हमने देख ली। अब बट आपको अपना एक आधार आपको मिल चुका है, इमारत आपको बनानी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप लोग अगर लाइक करते हैं, कुछ कमेंट लिखते हैं, अपने सुझाव देते हैं, तो इससे हम प्रोत्साहित होते हैं और बेहतर लेक्चर बनाने के लिए और बेहतर कंटेंट के साथ आपके सामने आने के लिए। तो मैं मिलूँगा आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।